मॉर्निंग एवरीवन। जो भी क्वेरीज आई हैं एक एक करके लेंगे और उसके बाद हम इंडिविजुअल क्वेरीज को लेंगे, ठीक है। पहली जो एक क्वेरी है, एस्पिरेंट है जो बोल रहे हैं कि सर हु हैव अ वीक कम्युनिकेशन स्किल एंड हैंड राइटिंग, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो विनय सर आप हैं तो आप प्लीज़ बताएं कि जो एस्पिरेंट जिनकी वीक कम्युनिकेशन स्किल या वीक राइटिंग स्किल्स होती हैं, हैंड राइटिंग वगैरह, तो उसमें क्या किया जा सकता है। थैंक यू। देखिए, जो भी कैंडिडेट है जिनकी आई वुड से हैंड राइटिंग इज वीक, आई प्रॉब्ली इज नॉट, दे आर नॉट, दे डोंट थिंक उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत क्लियर वर्ड्स नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हैंड राइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी इवेल्युएटर है उसको आसानी से पढ़ सके। ठीक है, अब अगर आपकी हैंड राइटिंग इतनी, मतलब इतनी, मैं बोलूंगा इतनी खराब है कि अगर इवेल्युएटर को पढ़ने में दिक्कत होगी, तो आप समझ सकते हैं कि जो भी इवेल्युएटर होता है इज प्रॉब्ली इन लेट 50s और लेट 60s। तो फिर उनको पढ़ने में दिक्कत होगी और फिर आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे उस हिसाब से। तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत, उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। लेकिन अगर हैंड राइटिंग आपकी लेजिबल है, उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी हो। सम पीपल राइट वेरी गुड, सम पीपल हैव वेरी गुड हैंड राइटिंग, दैट इज नॉट, आई वुड से दैट इज गुड इफ यू हैव दिस, बट उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने में आती है आसानी से, ठीक है, उसके उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि अगर लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो प्लीज डेली लिखें, और जितनी आंसर राइटिंग करेंगे आप, धीरे धीरे आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होती है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी एन इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मैं एक बात कह दूं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, नॉट जस्ट इन एग्जामिनेशन बट इन लाइफ। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो आपको उस पर काम करना ही होगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जैसे अभी देखिए इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, अभी रिजल्ट आया है। कुछ स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल वीक होती है और वो वेट करते हैं कि इंटरव्यू का टाइम आएगा तब वो उस पर काम करना शुरू करेंगे। मेरी एडवाइस ये है कि आप इस पे, जब भी आपको आज आज आपको पता चला है, तो आज से ही आप इस पे काम करना स्टार्ट करें। और ये जरूरी नहीं है कि, मान लीजिए आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, आज आप यूपीएससी का इंटरव्यू हिंदी में भी दे सकते हैं। लेकिन क्या आपकी कम्युनिकेशन, मतलब कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो हिंदी माध्यम में भी इतना अच्छा है कि आपसे जो पूछा गया है, ठीक है, और आप जो कहना चाहते हैं, मतलब आपको जो पूछा जाता है वो क्लियरली समझ में आए, और आप जो बता रहे हैं वो सामने वाले को क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ आए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि कम्युनिकेशन स्किल तो आपको इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी। और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसको पढ़ें, उसको समझाने की कोशिश करें। इससे ना केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव होगी। तो हैंड राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट आई वुड नॉट से कि आपको बहुत अच्छी हैंड राइटिंग चाहिए। बिल्कुल कर्सिव राइटिंग, मतलब इतनी कुछ लोगों की होती है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन दैट सेंस। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल तो मस्ट है, आपको इम्प्रूव करनी ही चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। आपके पास एक क्वेश्चन था कि आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ। एज ऑफ नाउ आई वाज हैविंग अ विजन टू प्रिपेयर फॉर 2024 प्रीलिम्स, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू सिक्योर आल्सो, मतलब बेसिकली वो अपनी जॉब सिक्योरिटी इनकी बात कर रहे होंगे। एंड साइमल्टेनियसली JKSSB भी एडवर्टाइज कर रही हैं कुछ रिक्रूटमेंट्स को, और उसके लिए भी उन्हें अप्लाई करना है। तो उनको अपना फोकस 1-2 महीने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा उन स्पेसिफिक JKSSB की पोस्ट के लिए। तो अब यहाँ पे डिलेमा है कि क्या मुझे सजेशन दिया जाए कि क्या मैं, व्हाट शुड आई डू इन दिस, वेदर इट शुड बी फोकस्ड जो पहले था, या फिर मैं स्किप करूँ दिस फॉर 2 मंथ्स JKSSB। मतलब बेसिकली ये डिलेमा काफ़ी बच्चों में हो सकता है कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ वैकेंसीज निकलती रहती हैं, और उस स्टेट की PCS या UPSC की तैयारी करते हैं बच्चे, तो शायद कई बार जो है अदर एग्ज़ाम भी देते रहते हैं बीच बीच में। ऐसी बहुत सारी एग्ज़ाम्स आती रहती है, स्टेट हो चाहे सेंटर की हो। तो इस केस में क्या करना चाहिए।
रिजवान सर, आप प्लीज इस पे कुछ बताएं। हेलो, गुड इवनिंग। तो देखिए, ये बहुत ही एक बेसिक सी क्वेरी होती है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि एक शॉर्ट टर्म में हम जॉब ले लें या जो हमारा एक बड़ा गोल है हम उसी के लिए रहें। अभी जैसा आपने तैयारी स्टार्ट की है, मैं कहूँगा आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से अभी कंपटीशन है, तो इवन अगर आप 2 महीने इस एग्जाम के लिए निकालेंगी कि भाई मुझे 2 महीने में मैं इस एग्जाम की तैयारी कर लूँ, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। जो मैं आपको ये एकदम प्रैक्टिकल और सच्चाई बात बोल रहा हूँ। तो अगर आपको इस एग्जाम को देना है, जैसे भाई एक 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 हो सकता है घर की फाइनेंशियल कंडीशन या अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए आपको जॉब लेनी है। अगर ये वाली सोच है तो आपको 2 महीने के लिए यूपीएससी को बिल्कुल साइड में रखना होगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है जेके एसएसबी का वो जनरली वन लाइनर, ये वन डे एग्जाम वन लाइनर वाला है ये। तो इसमें आपको सारी चीजें साइड में करके और 2 महीने इसके लिए अच्छे से पढ़ना होगा। और अगर आपने वाकई में 2 महीने, अगर आपका एक बेस बना हुआ है और 2 महीने आपने इसके लिए निकाल लिया, पढ़ लिया, तो आप इस एग्जाम को, वन डे एग्जाम को आप क्वालिफाई भी कर सकती हैं। लेकिन डिलेमा में रहेंगी कि मैं यूपीएससी का भी पढ़ लूं, मेरा यूपीएससी का छूट रहा है, तो वो फिर आपके लिए दोनों एग्जाम में दिक्कत करेगा, क्योंकि 2 महीने जब आप इधर दे देंगी तो फेब फेब पूरा इसमें चला जाएगा। मार्च से आप फिर अब यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना चाहेंगी तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो अगर आप सुन रही हैं युसरा, तो आप पहले अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या आपको वो नेसेसिटी है अभी जॉब की? क्या आपकी फाइनेंशियल या फैमिली प्रेशर है या वो कंडीशन है? अगर ऐसे फैक्टर्स आपके पीछे हैं तो आप यू कैन गो फॉर दीज एग्जाम्स, है ना। ये 2 महीने बहुत अच्छे से अगर आपने लगकर इसको कर लिया तो यू कैन क्रैक इट। लेकिन डाउटफुल रहेंगी तो दोनों एग्जाम पर आपके फिर दिक्कत आएगी। तो पहले, सबसे पहले मेंटल क्लैरिटी अपने अंदर लेकर आइए कि सिर्फ एक पूरी जो भीड़ दी जा रही है एग्जाम, उस वजह से मैं इस एग्जाम को भर रही हूँ, या वैकेंसी आई है जस्ट इसलिए भर रही हूँ, नहीं। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या ये मेरे लिए जरूरी है ये एग्जाम देना? क्या मुझे जॉब की जरूरत है? क्या मुझे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए? अगर ये चीजें चाहिए तो 2 महीने के लिए आप यूपीएससी को आपको साइड करना ही होगा। तो मेरी साइड से तो यही है कि अब नेक्स्ट स्टेप आपके साइड से होगा कि आपको खुद से क्वेश्चन करना होगा कि मेरे लिए ये जरूरी है और कितना जरूरी है, उस बेस पर आप इस डिसीजन को लीजिए। और डिसीजन बने तो 2 महीने एकदम दिन रात एक करके इसके लिए पढ़िए, और इंशाल्लाह हो सकता है कि इसमें आप कुछ बेहतर कर जाए। मेरी साइड से बस इतना ही है देव सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन रहता है सर, काफ़ी लोगों के लिए, कि सर शेयर द एथिक्स की स्ट्रैटेजी फॉर बिगनर्स। सो एथिक्स को कैसे पढ़ा जाए, एथिक्स की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? सो आई आस्क विनय सर। विनय सर हैज़ पर्सनली स्कोर्ड 127 in ethics during his time. So Vinay sir will be addressing the ethics strategy for beginners. So, before we get into strategy for ethics, I would want to point out the importance of ethics papers. Ethics paper, जैसा कि आप देखेंगे उसका syllabus, I would say, is fixed and a lot less, element of current affair. And आप questions भले ही change होते हैं, but theme more or less उसमें same रहती है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा ये it is a very, high output to, input, paper. तो अब इसमें स्ट्रेटजी में सबसे पहले ये जाते हैं कि देखिए इसके लिए आपको मार्केट में बुक्स भी मिल जाएंगी। अब इसको सिलेबस कवर करना, सबसे पहला काम है पूरा सिलेबस कवर करना है। उसके हमें अपने नोट्स चाहिए, ठीक है। अपने नोट्स चाहिए, बुक्स हो सकता है, क्लासेस भी हो सकता है, ठीक है। मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि सारा काम हमें खुद करना चाहिए। वी एग्जिस्ट इन सोसाइटी एंड इफ देयर इज समथिंग गुड यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट दैट एंड यूज दैट। तो आप क्लासेस करते हैं, क्लासेस कर लीजिए। आपको लगता है आप खुद से पढ़ने में यकीन रखते हैं, बुक्स ले आइए। पूरा सिलेबस एक एक करके सारे जो टॉपिक हैं उन पे आपको नोट्स बनाने हैं। अब जो भी इसमें टॉपिक मेंशन है, ठीक है, जैसे सिविल सर्विसेज वैल्यू मेंशन है, उसमें एम्पैथी एक मेंशन है, ठीक है। कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय दैट एम्पैथी एंड कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन, ठीक है। एंड
Then we look at what is, is important in individual's life. Then we look at what is important in the society, and then we write down, a couple of points about what is the importance in the, civil services. आपने ये लिख लिया, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि अगर सिविल सर्विसेज में सिंपैथी होगी तो क्या होगा, एम्पैथी नहीं होगी तो क्या होगा। ये सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। इसके साथ किसी आप सर्च करेंगे कोट्स ऑन एम्पैथी, लेट्स से हम जस्ट मेकिंग कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप इसे सर्च करेंगे, आपको किसी फेमस किसी थिंकर का नोट कोट मिल जाएगा। वो कोट आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई फेमस एग्जाम्पल मिल जाएगा, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ this is the way you would prepare and you would look at example from civil services, और करंट में जो एग्जांपल चल रहा है वो भी हमें कुछ ऐड करना है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आता रहता है, आपको मिल जाएगा। आपने वो नोट डाउन कर लिया। नाउ इस तरीके से आपको सारे जितने भी सिलेबस मेंशन है सब पे नोट्स बनाने, ठीक है। आपने नोट्स बना लिया, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू डू। वंस यू आर डन विद दैट, एथिक्स पेपर में मैं आपको बोलना चाहूंगा, फिर केस स्टडी में भी इसी चीज का एप्लीकेशन होता है, राइट। तो इसी एप्लीकेशन को आप यूज करेंगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जो केस स्टडी पोर्शन है उस केस स्टडी के लिए आप डिफरेंट तरीके की केस स्टडी दीजिए। मेरा मानना है कि अगर आप केस स्टडी प्रिपेयर करेंगे तो प्रॉब्ली देयर आर मोर लाइक अप्रोक्सीमेटली 15 सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ केस स्टडीज। एक एनवायरमेंट की हो सकती है, एक करप्शन पे हो सकती है, एक स्मॉल करप्शन लार्ज करप्शन की डिफरेंशिएशन पे हो सकती है, ठीक है, एक पर्सनल वर्सेस प्राइवेट एथिक्स पे हो सकती है। तो आप कोई भी पुराने पेपर्स के मॉडल आंसर उठा के देख लें, किसी कोचिंग की जो भी आपको ये मिलते हैं मॉडल आंसर्स मिलते हैं, उनको देख लें, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, इथिकल इश्यूज हैं, वो नोट डाउन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ केस स्टडीज में। इस तरीके से आपके केस स्टडी के नोट्स भी बन जाएंगे, उसमें भी आपको नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से यू हैव ब्रॉडली दीज टाइप्स ऑफ केस स्टडीज, उनके मॉडल आंसर्स भी आपके पास रेडी हैं, ठीक है। उनके साथ व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट इन व्हाट आर द मेन इथिकल इश्यूज इन दोस टाइप ऑफ केस स्टडी। Now, once you have done all this, notes for first part and the second part, what you have to do is you have to write a lot of papers. इथिक्स के पेपर में पर्सनली मेरा मानना ये रहा है कि हमें पता होता है, ठीक है, तो मतलब हमें पता होता है वर्सेस व्हाट यू नीड टू राइट टू स्कोर हाई इज डिफरेंट। और वो परफेक्शन तभी आता है जब आप कम से कम, मेरा मानना है, 4 से 5 पेपर लिखें। जो एग्जाम में पेपर लिखें, इतनी प्रैक्टिस के बाद ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप कंफर्टेबल होंगे, और जो एथिक्स के वर्ड्स हैं वो आपको आएंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एथिक्स का सिलेबस तो आपको बिल्कुल रट्टा मारा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई मतलब कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। यू शुड मग इट अप एंड ट्राई टू यूज दोस वर्ड्स इन एवरी आंसर, राइट। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, 3-4 पेपर लिखेंगे, तब जाके आप कंफर्टेबल होंगे। आपके पास एक फिर थोड़े से वैल्यू एडिशन भी होते हैं इसमें, तब आप जाके कंफर्टेबल होंगे, आपका टाइम पे पेपर खत्म होगा, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू राइट नाउ। देन देयर आर सम important things in terms of how do you attempt on paper, like probably case study में पूरे pages नहीं भरने होते हैं, all those things are here, but broadly I said you finish the you make notes and you have cover the case study in the following manner. 15 types of there are case studies, you can make a model answer for them and then practice multiple times, and that's how you will not only will be able to finish the paper, but you will also score very high when it comes to ethics paper. And you can post those answers in the group and we will evaluate and give you feedback to score even higher marks. So I hope it helps student. Thank you. यू सर। नेक्स्ट क्वेरी जो आई है वो है कि सर स्पेक्ट्रम वर्सेस बिपिन चंद्रा टाइप्स की बेनिफिट स्पेक्ट्रम हैज ओवर बिपिन चंद्रा और वाइस वर्सा। सो रिजवान सर, यू आर देयर, प्लीज एड्रेस द क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट का ये इस तरह से हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी किताब या ये बहुत खराब किताब। तो कोई भी जो ना जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो उसको बहुत एक ब्लैक एंड व्हाइट वाले लेवल से ना देखें कि ये या ये। आप, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बिपिन चंद्रा भी पढ़ेंगे, दैट इज वेरी गुड। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप स्पेक्ट्रम को पिछले 4-5 साल में उसका इवोल्यूशन देखें तो ऑलमोस्ट वो डबल हो गई है अपने साइज की, डबल से भी ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम एग्जाम के लिए ज्यादा मतलब कोशिश कर रहे हैं जो उसके राइटर हैं कि हम उसे एग्जाम के हिसाब से ही बनाएं पूरा। इवन अब जिस तरह से यूपीएससी इस बार जैसे क्वेश्चन चेंज किया तो वो कोशिश करेगा कि उस वाले पार्ट को भी ऐड किया जाए। फिर अगली बार कुछ और पूछा तो उस वाले पार्ट को भी। तो आप, मैं ये कहूंगा
कि बिपिन चंद्रा एक ज्यादा स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अब देखा जाए कि आपको कौन सी बुक है, तो आई विल से कि गो विद स्पेक्ट्रम। उसमें ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा ल्यूसिड, और बहुत सारी जगह से कंपाइल करके एक जगह उन्होंने दिया हुआ है। बिपिन चंद्रा यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं लिखी गई थी, लेकिन स्पेक्ट्रम यूपीएससी एग्जाम को ध्यान में रख कर लिखी गई है। तो इस चीज से आप, मेरे ख्याल से अब इससे कि भाई मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं बिपिन चंद्रा की कोई नेगेटिव में ये कहूँ। बहुत बड़ी, बहुत रेस्पेक्टेबल किताब है इवन आपके स्पेक्ट्रम पे, बट मैं ये कहूँगा कि आपके एग्जाम की डिमांड को कौन ज्यादा फुलफिल कर रही है, तो उसमें आई विल से कि गो विद स्पेक्ट्रम। तो मेरे ख्याल से बस ये इतना हो जाना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेरी है कि हाउ टू मतलब स्टार्ट आंसर राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी लोग हैं, हर साल करीब 11 लाख के आसपास लोग फॉर्म भर रहे हैं। करीब 50% अटेंडेंस के साथ प्रीलिम्स में बैठ रहे होंगे 5.5 के आसपास लाख लोग। तो अब मेजर दिक्कत क्या है उन 5.5 के साथ, कि बहुत ही कम ऐसे हैं जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आंसर राइटिंग उन्होंने प्रैक्टिस की होती है सफिशेंट। बाकी सब जो होते हैं वो मोस्टली आंसर राइटिंग को काफ़ी हद तक नेगलेक्ट करके चलते हैं, और एमसीक्यू क्योंकि वो रिलेटिवली इजी होता है करना, तो प्रोबेबली एमसीक्यू या प्रीलिम्स फोकस्ड होते हैं। तो एक तो ये गलती बहुत करते हैं। अब वो करते क्या, उसके बहुत सारे कारण है। एक प्रोक्रेस्टिनेशन की, हाँ अभी नहीं लिखेंगे, कल से लिखेंगे, 1 तारीख से लिखेंगे, मंडे से लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि हाँ, उनको लगता है कि हाँ अभी हमने सफिशेंटली पढ़ा नहीं है, पहले सिलेबस कर लेते हैं उसके बाद स्टार्ट करेंगे लिखना। कुछ लोग होते हैं कि हाँ मतलब किया तो है, पढ़ लिया है टॉपिक, बट अब पता नहीं है कि करना कैसे है। मतलब उनमें वो कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी होती है कि मैं जो लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ वो सही भी है या गलत है, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। तो देखिए, आंसर राइटिंग सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप डे 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आज आज आप 1857 रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपने अगर 1857 की क्रांति पढ़ी है, तो आप देखें कि उस पे पीवाईक्यू कैसा पूछा गया है। अगर जीएस के कंटेक्स्ट में बात करें, हम जीएस 1 में, तो आप ये देखो कि हाँ पूछ क्या रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो कुछ तो ऐसा पूछ रहा होगा कि हाँ 1857 वॉज अ वाटरशेड मूवमेंट, ठीक है, तो आने वाली ब्रिटिश पॉलिसीज जो है कैसे चेंज हुई, कुछ ऐसे पूछेगा। फिर कुछ ऐसे पूछेगा कि हाँ 1857 का बैकग्राउंड, कि कैसे कैसे क्या चीज़ें रही जिसके कारण 1857 कल्मिनेट हुआ। तो 2-3 थीम्स ही है, मतलब आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं आप देखेंगे वहाँ पे 2-3 थीम्स ही होती है जिसपे मोस्टली मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3-4 थीम्स होगी कुछ जगह पे। अब जैसे फंडामेंटल राइट वाली बात है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि हाँ 19 पे काफ़ी पूछ रहा है, आर्टिकल 21 पे काफ़ी पूछ रहा है, ठीक है, 14 पे आ जाएगा। तो इस टाइप से बेसिकली आपको थीम्स पकड़नी है। ठीक है, आपको जो भी आपने आज पढ़ा है कोशिश करें कि उस पे आप एक आंसर रोज उस दिन ही लिख ले। अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, थोड़े समय बाद उस पे आंसर लिखिए। नॉर्मल आंसर लिखने का तरीका यही होता है कि इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आप समझ पाते हैं कि कितने सब पार्ट पूछ रहा है। पहली चीज़ तो कई बार होती है कि हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पूछना क्या चाह रहा है। और जैसा मैंने देखा कि कई लोगों के आंसर्स ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा है, कोई भी जो भी टॉपिक है उस पे पूरा जो भी पता है उसको सब लिख देते हैं उस पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना होता है। क्वेश्चन पढ़ने से उसमें पता लगता है कि एक डायरेक्टिव वर्ड होता है, जैसे डिस्कस, है ना, इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज, ये जो कीवर्ड्स होते हैं, जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस के साथ जो आते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, ये मतलब आप नॉर्मली गूगल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे पता लग जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, फिर आप देखें कि क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट कितने हैं। ठीक है, पूछ क्या रहा है, मतलब कि एक सब पार्ट पूछा है कि चलिए मान लीजिए कि सपोज एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड एनालाइज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक डायरेक्टिव वर्ड है एक्सप्लेन, दूसरा डायरेक्टिव है एनालाइज, ठीक है, दो चीज़ें। फिर दूसरी चीज़ कि एक जगह पूछ रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो एक ये सब पार्ट 1 है। फिर दूसरी जगह पूछ रहा है एनालाइज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू को एनालाइज करना है, ये दूसरा सब पार्ट है। तो पता करना है कि सब पार्ट कौन से हैं, पता करना है डायरेक्टिव वर्ड्स कौन से हैं, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन है तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रोबेबली डेफिनेशन के साथ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। फिर आप जाएंगे पहला सब पार्ट
कि ठीक है सिग्निफिकेंस, तो आप हेडिंग डालेंगे एक सिग्निफिकेंस, ठीक है, ताकि इवैल्यूएटर को पता लगे कि हाँ अब आप पहला सब पार्ट एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें आप जो भी आपको जो पॉइंट्स याद हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स आप लिखेंगे। उसके बाद जब पहला सब पार्ट एड्रेस हो गया, फिर आप दूसरे सब पार्ट की हेडिंग डालेंगे कि हाँ एनालाइजिंग द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फिर आप वो पूरा, अब एनालाइज वर्ड जो है डायरेक्टिव पता होगा तो आपको पता होगा कि एनालाइज करते हैं हम जब चीज़ को, तो उसका दूसरा साइड भी हमें लिखना पड़ता है कि जुडिशियल रिव्यूज कहीं जुडिशियल ओवररीच तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है। फिर उसके बाद आप कंक्लूड करते हैं उसको, कंक्लूडन में आप समरी कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब चीज़ों को कोट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, आर्टिकल्स कोट करें, कमिटी और इन सब की रिपोर्ट, रिकमेंडेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके होते हैं कंक्लूड करने के। तो ये चीज़ तो मतलब कुछ भी पढ़ा है उस पे आंसर ज़रूर लिखे रोज। ये मत सोचे कि हाँ मतलब पहले मैं मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ लेता हूँ, ये पढ़ लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करूँगी, है ना। ये सब नहीं, जैसे जैसे टॉपिक हो रहा है वैसे वैसे आंसर लिखते जाएं। तो बेसिकली ये है आंसर राइटिंग का कोर। देव सर, मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा बस। सॉरी फॉर द श्योर। इंटरप्शन। हेलो। जी सर बोलिए। जी सर। हाँ, जैसा कि स्टार्टिंग में ही देव सर ने बताया था कि लगभग 10 लाख स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं, 5 लाख उसमें से अपियर होते हैं, और बहुत कम है जो मेंस की तैयारी करके रखे होते हैं आंसर राइटिंग के साथ। उसका लाइव एग्जांपल आपके सामने, आपका खुद का चैनल है, इसमें लगभग 5,000 मेंबर हैं, लेकिन अगर आप डेली का देखें तो कितने लोग, कितने स्टूडेंट लिख रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है जो लिख रहे हैं कुछ उसमें गलत भी है, लेकिन वो अल्टीमेटली उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हैं जो नहीं लिख रहे हैं। आज थोड़ा सा खराब है, कल बेहतर होगा, और इम्प्रूवमेंट भी बच्चों के अंदर दिख रहा है कि हाँ भाई वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आंसर राइटिंग का यही है, जैसे सर ने बताया, कि जो टॉपिक पढ़ा उस पर पीवाईक्यू देखिए और आंसर लिखिए। थोड़ा स्टार्टिंग में इशू होगा, हो सकता है 10 मिनट के आंसर को लिखने में आधा घंटा लग जाए, लेकिन लगाइए, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होंगी। एकदम लास्ट में जाके कुछ भी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे साथ शाहिद सर जुड़े हुए हैं, शाहिद रजा सर। तो शाहिद रजा सर ने यूपीएससी क्रैक किया, तो शाहिद सर हमारे जामिया आरसी के काफ़ी सीनियर एलमनाई हैं और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक दो क्वेश्चन शाहिद सर भी एड्रेस करें बच्चों के। तो एक क्वेश्चन आया था, हाउ टू कवर करंट अफेयर। शायद सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज़ इसको एड्रेस कीजिए कि बच्चे ये जान, मतलब बिगनर्स कई में, बिगनर्स के मन में कई बार क्वेश्चंस होता है कि हाँ करंट अफेयर को कैसे कवर करना है, कहाँ से करे, क्या करे। सर प्लीज़। हेलो एवरीवन। मैं शाहिद शाहिद रज़ा ख़ान। मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया है देव भाई, तो थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मैं फिर को एड्रेस करूँगा। जी हम बात करेंगे, जी अभी सर, जस्ट मैंने ज्वाइन किया है। ओके थोड़ा सर, मैं देख लूँ, थैंक यू। समझ लूँ इसको, है ना। आप लोग थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे। ठीक है सर। देखिए करंट अफेयर का जो रहता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि बिगनर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ रहती है कि करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर, मतलब उनको करंट अफेयर का एक तरह से मतलब वो का स्टैटिक की बजाय करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। तो एक गलती सबसे पहली तो वो ये करते हैं। तो अगर आपका स्टैटिक बहुत मजबूत चल रहा है, मतलब कोशिश पहले तो ये होनी चाहिए कि स्टैटिक जो है आपका उसको मजबूत करें। आप करंट अफेयर करना कहाँ से, देखिए अगर आप बिगनर हैं और आपके पास समय है अच्छा खासा, तो कोशिश तो यही रहनी चाहिए कि न्यूज़पेपर से चीज़ें करी जाएं होलिस्टिकली। अगर मान लीजिए कि आप के पास समय की कमी है, आप वर्किंग हैं, आपको और भी चीज़ें मैनेज करनी है और समय कम मिल पाता है, तो कई बार ये रिकमेंड किया जाता है कि आप कोई भी एक डिसेंट मंथली मैगजीन उठाइए। आप मंथली मैगजीन के हिसाब से चीज़ों को करते जाइए, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही पर्सपेक्टिव होता है। और लास्ट में आके जब ईयर लॉन्ग मैगजीन्स जो आती हैं, वो आपके रिवीजन के काम में आ जाती है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है मंथली में कवर्ड ना हो, ठीक है, तो वहाँ से हो जाती है। बट प्राइमरली तो यही बोला जाता है कि न्यूज़पेपर इज़ बेस्ट। बट हाउएवर ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट या जो भी, कई बार आप मंथली मैगजीन्स और होलसम जो पूरे साल की जो आती है, मेंस स्पेसिफिक या प्रीलिम्स स्पेसिफिक, तो उससे भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ आप जरूर करें कि रोज 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर की लगाएं। उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल ऑलरेडी। तो रोज आप जब
5-10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के एमसीक्यूज के लगाते हैं, तो रोज आपकी एक तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो रही होती है, दूसरी चीज़ कि आप जो करंट अफेयर आपका छूट रहा होता है वो कहीं ना कहीं वापस रिपीट हो रहा होता है, प्लस कि कुछ चीज़ें जो स्टैटिक से कैसे लिंक होता है करंट अफेयर उसकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, सिमिलरली आप सेम चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर आप सिमिलरली उस पर आंसर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, कोशिश न्यूज़पेपर की रहनी चाहिए मोस्टली। थैंक यू। क्वेश्चन जो है कि हाउ टू कवर हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस थ्रू वेरियस सोर्सेज ऑनलाइन या बुक्स वगैरह। रिजवान सर आप प्लीज इस पे फोकस कीजिए, हाउ टू कवर। देखिए पहले तो आपको जो है ना हिस्ट्री, आपको इसको डिवाइड कीजिए, जैसा कि है आपका एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, और एंशियंट में भी फिर एक आर्ट एंड कल्चर का एक अलग से होना चाहिए। अब जो आप प्रीलिम्स के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा फोकस आपको, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, मिडाइवल हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है, क्योंकि देखिए आपको उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी थी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, कि आपकी जो सोर्स है, सोर्स होनी चाहिए आपकी स्पेक्ट्रम। अब देखिए जैसा थोड़ी देर पहले देव सर ने बताया था कि मेंस में जो टॉपिक होता है वो बेसिकली थीम वाइज होता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था 1857 का, कि क्या क्या चेंजेस आए थे या क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से 1857 हुआ। प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा उसी चीज को फैक्चुअल की तरफ लेकर जाते हैं। हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर फैक्ट पूछ लिया जाए कि 1857 की वजह से क्या ये हुआ था, या किस वॉइस रॉय के टाइम पर हुआ था, या इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए। वो थोड़ा फैक्चुअल की साइड रहेगा। लेकिन जब आप मेंस के लिए करेंगे तो मेंस के लिए थीम तैयार होती है 1857 की, क्या कॉजेस थे, क्या हुआ था, एंड अल्टीमेटली इसका इंडियन कोर्स ऑफ जो आपका आगे का कोर्स है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज का। तो आप उसको एनालाइज करना होता है, या इलेबोरेट करना होता है, या डिस्कस करना होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लीजिए स्पेक्ट्रम। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी जो है आपकी, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप इंट्रोडक्शन टू आर्ट एंड इंट्रोडक्शन टू जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, रेड कलर की बुक है, उसको पढ़िए। जब आप इतना ये कर लेते हैं कि भाई मेरा इतना पोर्शन हो गया, और अभी भी आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन ठीक से टैकल नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट कहते हैं नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए, देखिए आपको जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखना है कि कितना टाइम लगाकर आपको कितना रिटर्न उस चीज से मिल रहा है। आप प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देखिए कि कितना आर्ट एंड कल्चर या मेडिवल या एंशिएंट से मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको वहां पर टाइम देना है। फिर प्रीलिम्स के हिसाब से खास करके क्या चीज पूछी जा रही है, टर्म्स पूछे जा रहे हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, या फ्यूचर बुद्धा का नाम क्या था, या जैसे गुप्ता पीरियड का कुछ टर्म्स पूछ लेंगे। तो जब आप पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के जब ध्यान में हो तो थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे नजर रखनी है कि हाँ ये चीज है। लेकिन जब आप मेंस के लिए आप थीम वाइज प्रिपेयर करेंगे तो उसमें अगर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कुछ थोड़ी बहुत मिस भी हो जाती है तो उतना नहीं, लेकिन आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं एक बार रिवाइज रिपीट करूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पर रिलाई कीजिए। एंशियंट के लिए आप जो आपकी एनसीईआरटी है आप उस पर, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंट्रोडक्शन टू आर्ट, एंड मेडिवल भी आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। जब आप, मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। फिर भी अगर आपको लगे कि अभी कुछ कमी है तो कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल आप ऑनलाइन से देख सकती हैं। लेकिन अभी फिलहाल कि मुझे 2 बुक से या 3 बुक से पढ़ना है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको खास करके एंशियंट हिस्ट्री को समझने में दिक्कत होती है या मिडेवल को, तो तमिलनाडु बोर्ड की एक किताब आती है, बहुत ही उसमें कम इंफॉर्मेशन है लेकिन बहुत ही सिंपल एंड ल्यूसिड वे में लिखी हुई है। वहां से आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस तरह से या इस टाइम पे ये डायनेस्टी चल रही है, या इसने ये काम किया है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तमिलनाडु,
एंड बाकी अपने मेंस के लिए आप एनसीईआरटी एंड मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम, बस इतना ही कीजिए। और इसके अलावा बाकी फिर हम टच में तो है ही, तो आपको जब कभी लगे कि सर मैंने इतना कर लिया है उसके बाद भी मुझे जरूरत है, तो देन वी विल लेट यू नो, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही। थैंक यू। सर आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि मान लीजिए अब किसी के पास समय है, ठीक है, तो जैसा सर ने बताया कि एनसीईआरटीज करनी है, तो आप 6 क्लास से उठाइए, आर पास करके है, थीम्स है ना, तो वो सारी चीज़ें कर लीजिए आप सारी। उसमें एक का ध्यान रखें कि लास्ट में ग्लॉसरीज भी होती है, पता है, तो उसके अंदर 30 40 50 टर्म्स होती हैं और उसका मीनिंग भी लिखा रहता है, तो कई बार वहीं से उठ के आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू में, मतलब प्रीलिम्स में। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपको। बाकी जब आपको लगे कि आर्ट एंड कल्चर में आपने जो रेड बुक है 11th क्लास की, इंट्रोडक्शन टू आर्ट, उसको कर लिया है, तो कुछ चीज़ों को आप बहुत सेलेक्टिवली नितिन सिंघानिया से पढ़ सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें कवर नहीं हुई हैं, कुछ थोड़ा बहुत वैसा चाहिए, तो सेलेक्टिवली आप नितिन सिंघानिया को रेफर कर सकते हैं, बट अगेन सेलेक्टिवली। वो खुद में बहुत मोटी किताब है, ऑलमोस्ट लक्ष्मीकांत जितनी किताब है वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इतना ही मेरी तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सर आई एम न्यू टू दिस एग्जाम, हाउ टू स्टार्ट एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो देखिए, ब्रॉड चीज़ें जो हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, इस एग्ज़ाम में काम करते हैं। पहली चीज़ कि यूपीएससी कंटेंट पढ़ने से नहीं निकलता है, कंटेंट के इम्प्लीमेंटेशन से निकलता है, ठीक है, पहली लाइन ये ध्यान रखें कि कंटेंट पढ़ने से नहीं निकलेगा यूपीएससी, यूपीएससी कंटेंट के इम्प्लीमेंटेशन से निकलेगा। आफ्टर ऑल यूपीएससी आपको जज करता है कि उस 2 घंटे में आपने प्रीलिम्स में क्या किया, या उस 3 घंटे में आपने मेंस में क्या लिखा है। इससे जज नहीं करता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी थी और कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे। तो बेसिकली कंटेंट का इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहली चीज़ डूज में ये होना चाहिए, है ना। डोंट्स में जो है, एक चीज़ होती है कि आंसर राइटिंग को नेग्लेक्ट करना और प्रीलिम्स पे फोकस रहना, एमसीक्यूज को करना। तो ये बहुत, मतलब बहुत बेसिक सी और बहुत सबसे पहले डिफरेंस ही यहीं पे आ जाएगा आपका। फिर एक तीसरी चीज़ आती है कि ऑप्शनल, तो कई बार हम लोग ऑप्शनल को काफ़ी नेग्लेक्ट करके चलते हैं। फिर पेपर्स लाइक एथिक्स, एथिक्स बहुत रिवॉर्डिंग पेपर है, बट उसको आप अगर देखोगे, आप खुद ही जज कर लो कि आप कितना समय दे पाते हो एथिक्स को। एक जगह मॉडर्न इंडिया है, आप शायद मॉडर्न इंडिया को बहुत पढ़ लेंगे और एथिक्स को उसका शायद 1/10 1/5 भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे बहुत रिवॉर्डिंग होता है, ठीक है, और खासकर 2022 में काफ़ी डिफरेंस ऐसे की वजह से आया। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मली सबको ध्यान में रखनी होती है। फिर ये है कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं रोज़, उसका रोज़ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हाँ सिलेबस हम पहले पूरा कर लेते हैं या पूरी जब पढ़ लेंगे वगैरह। कई बार बच्चों को यही नहीं पता होता है कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या सब टॉपिक्स है, बिना सिलेबस देखे पढ़े जा रहे हैं। फिर एक चीज़ करते हैं बच्चे की, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी में नहीं रखते हैं, ठीक है। कोई भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट वो देखें, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे स्टैंडर्ड बुक्स हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे और भी किसी का भी मटेरियल हो, कोई भी कंटेंट पढ़ते वक्त थोड़ा सा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेंस प्रीलिम्स दोनों ही, उसकी लाइट में पढ़ा जाता है, मतलब उसकी फ्रेमवर्क में चीज़ों को देखी जाती है, तो आपको समझ में आता है कि हाँ क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें कम इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि लोग एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक एक महीना एंशियंट हिस्ट्री में डाल दिए हैं, ठीक है, मिडाइवल बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं। तो कई बार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखना पड़ता है कि हाँ कौन से जो है टॉपिक्स आपके जो है, या कौन से सब्जेक्ट्स आपके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हाई रिवॉर्डिंग है। एनवायरनमेंट आप देखोगे तो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट से, बट कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट को, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिनसे ठीक ठाक क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, कहीं न कहीं हम उनको उतना नहीं पढ़ रहे होते हैं, बट कहीं न कहीं एंशिएंट को बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, या इस टाइप की चीज़ों को ज़्यादा पढ़ लेते हैं जहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, बहुत कम रिवॉर्डिंग है। तो ये सारी ब्रॉड ब्रॉड डू एंड डोंट्स जो होती हैं, वो देखनी होती है। बाकी स्टार्टिंग अगर आप बहुत बिगिनर हैं और बहुत समय है आपके पास, तो स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से करें, वो आपका एक बेस बनाएगी जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स तक ले जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का था। अब ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चंस जितने आए थे इस पॉडकास्ट के लिए, एवरीथिंग हैज़ बीन एड्रेस्ड, एंड नाउ विल टेक इंडिविजुअल क्वेश्चंस। तो आप लोग इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
एक Yes, sir. Please क्वेश्चन था please. उनका, आडवाणी आडवाणी जी करके थे, उनका क्वेश्चन एड्रेस हो गया था क्या आप? हाँ सर, अच्छा, वो उसी के लिए था, जेके ओके पीसीएस ओके के लिए। ठीक है, ओके कि जेके पीसीएस वर्सेस यूपीएससी प्रीलिम्स। तो ओके वो ओके फैब में पढ़ रहा है, वो जी उसमें पढ़ रहा है, तो वो ऑलमोस्ट वो सिमिलर क्वेश्चन एक और था, तो जी वो एड्रेस हो गया था। नाउ विल जी। टेक लाइव क्वेरीज, लाइव क्वेश्चंस। प्लीज रेज योर हैंड एंड we'll टेक वन बाय वन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कीजिए प्लीज। कैंडिडेट्स, आपको कुछ पूछना है लाइव, तो आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। सर जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसके बारे में पता कैसे लगेगा कि हमें इतना पढ़ना है इतना नहीं पढ़ना उस चीज के बारे में? क्योंकि यूट्यूब पे अगर सर्च करते हैं तो बहुत कंटेंट है, उतना देखने के बाद किसी में लगता है कि हमने ये नहीं पढ़ा, इसमें हमने लगता है ये पढ़ा है, तो इस पे ठीक है, पर्टिकुलर चीज पे स्टिक कैसे है? जैसे कोई भी एक एग्जांपल दीजिए आप, जो जैसे सर अब आपने स्टडी ऐसा फेस किया हो आपने। बेसिक एनसीईआरटी जैसे बेसिकली मैं अभी पढ़ रहा हूँ पॉलिटी वगैरह का, तो उसमें सर हम्म। जैसे कि एक जगह कहीं करंट अफेयर्स जो है कहीं पे उसी एनसीईआरटी को और ज्यादा अवार्ड में ले गया, काफी ज्यादा, और कहीं पे हम्म। उसको शॉर्ट में समझा दिया 1 घंटे के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ठीक। इस चीज के बारे में सर कैसे पता लग पाएगा कि मेरे को ज्यादा देखना चाहिए कम देखना चाहिए, किसमें क्लियर हो पाए? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपके पॉलिटी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, प्रियम्बल करके एक चैप्टर होता है, राइट। यस सर यस। तो अब आप ये देखें कि प्रियम्बल करके जो चैप्टर होता है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। आप जब भी जैसे ही पीवाईक्यू जब देखने जाएंगे, ठीक है, आपको पता लगेगा कि हाँ, कि पहली चीज की प्रियम्बल एक पूछेगा कि हाँ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। दूसरा, फिर क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। फिर उसमें जो की टर्म्स हैं, ठीक है, कि सेकुलरिज्म का असली मतलब क्या होता है, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, ठीक है, सोशल जस्टिस क्या होता है। तो उनके टर्म्स की आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए। कई बार ऐसे ही दे देगा, है ना, चार्ज स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, और ऊपर लिख देगा पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, तो अब उस चार्ज स्टेटमेंट में एक आध आप एलिमिनेट कर पाएंगे, बट अगर आपको बहुत ढंग से नहीं पता है, तो होगा कि आपको 2 टर्म्स या 3 टर्म्स में कंफ्यूजन होगा, 3 स्टेटमेंट में, कि एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो पीवाईक्यूज जो है आपके बहुत बहुत ज़्यादा बड़े गाइडिंग सोर्स है, जो आपको बताएंगे कि किस में कितना पढ़ना है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है उस चीज़ पे, ठीक है, तो और कैसे बना सकता है आगे जाके, राइट। सो आई होप कि दिस addresses your query. Next question. जी सर, अभी आपने न्यूज़पेपर की बात की थी, तो Yes. एग्ज़ाम से पहले हमें कितना टाइम पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है? एज़ न्यूज़पेपर टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और साथ में हमें स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना होता है। तो हम्म। एग्ज़ाम से पहले हम कितना टाइम दें और कितना पहले एग्ज़ाम के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट ठीक करें? है, अब जैसे आपकी प्रीलिम्स होती है जनरली मई के लास्ट वीक में, राइट। तो आप बाय मिड ऑफ अप्रैल आप यू कैन लीव, बाय मिड ऑफ अप्रैल उसके बाद आप छोड़ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रीलिम्स ओवर होता है, फिर आपको पकड़ना है पूरा, क्योंकि आपको मेंस के लिए करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड। अब रही बात कि न्यूज़पेपर पढ़ना है टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता होता कि उसमें से क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, ठीक है, हमें लग रहा होता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए कई बार टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको ये समझना होगा कि अब मान लीजिए कोई पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ मेरे लिए अनलेस अनटिल इम्पोर्टेंट नहीं है जब तक वो कुछ सिलेबस को सिग्निफाई नहीं कर रही है। अगर गवर्नर का कोई इशू चल रहा है, ठीक है, कहीं भी स्टेट में, जैसे केरला में, तो बहुत जगह चलते ही रहते हैं, ठीक है, तो आपको फिर वो उठाना है वहाँ से, वो एग्जाम्पल बन गया वो पर्टिकुलर चीज़। बट मेंस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हाँ, गवर्नर एज अ, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर मेंशन्ड है, ठीक है, वो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें, और गवर्नर एज अ इशू कैसे है ओवरऑल। तो हर साल गवर्नर पे न्यूज़पेपर में हर महीने कहीं ना कहीं एक दो न्यूज़ आपको मिल जाएगी। और आप देखो पिछले पीवाईक्यूज में गवर्नर ऑफिस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो वो जब भी आपने वो देखा, आपको पता लगा ये थीम है
क्योंकि PYQs में आपने देख रखी है चीज़ों को, तो आपने वो पूरी थीम वहीं के वहीं ख़त्म कर ली। मतलब यू हैव एक्चुअली डन द होल गवर्नर इशू। अब वो न्यूज़पेपर में काफ़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी, यू हैव टू गूगल इट एंड यू हैव टू रेफर योर स्टैंडर्ड बुक, बट दैट इशू हैज़ टू बी डन देयर एंड इटसेल्फ। अब कभी भी गवर्नर की न्यूज़ आई, आपको बहुत बॉदर ही नहीं करना उसको, है ना, उसको मतलब नेग्लेक्ट कर लीजिए उसको एज अ एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल ही काफ़ी होता है आपके लिए, ठीक है। बट आपने गवर्नर इशू को जब पूरा किया कि हाँ क्या इश्यूज है इसके साथ, क्या रिकमेंडेशन है, हाँ सरकारी कमीशन ने क्या कहा, पुंछी कमीशन ने क्या कहा, ये सारी चीज़ें, क्या ये कंक्लूजन का गवर्नर पे कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा इंट्रोडक्शन ये रहेगा, मेरा कंक्लूजन ये रहेगा, मेरी बॉडीज़ में ये चीज़ें रहेंगी, तो वो इशू आपको पूरा कवर करना है। तो न्यूज़पेपर आपको इश्यूज देते हैं, ठीक है, थीम्स देते हैं आपको, उस थीम्स को आपको कवर करना है। ये तो मैंने आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से बताया। अब कुछ चीज़ें होंगी जो आपके प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से होंगी। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो चीज़ों को, तो आप देख पा रहे होते हो कि हाँ, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो। जो स्टैटिक आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी, वो चीज़ें रिवाइज़ भी हो रही होती है। अच्छा हाँ, ये उससे लिंक्ड है, हाँ, ये तो पढ़ा था मैंने पॉलिटी में, ये उससे है। ठीक है, इस टाइप से कोई एनवायरनमेंट की न्यूज़ आई, ठीक है। अब मान लीजिए कोई न्यूज़ आई कि नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी ने कुछ-कुछ किया, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल हुए। तो अब आपको ये पता होना चाहिए, हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर क्या चीज़ है, ठीक है, कब लॉन्च हुआ था, ठीक है, कौन इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, करते क्या है इसके अंदर, ठीक है। फिर टाइगर समझ में आएगा, अच्छा टाइगर क्या है, ठीक है, टाइगर का कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, कहाँ-कहाँ मिल रहे हैं टाइगर के लिए, जो आपके टाइगर रिजर्व्स हैं, ये क्या चीज़ है, ठीक है, हाउ टाइगर रिजर्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क्स। तो ऐसे कर कर के आप जब जाओगे चीज़ों को, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी देखोगे, आउट ऑफ ये भी देखोगे, तो तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, देखिए न्यूज़पेपर में अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव भी 3, 4, 5 महीना दे दिया है, तो उसके बाद जब भी न्यूज़पेपर आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ होगी नहीं देखने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी आप कवर कर चुके होंगे पहले, ठीक है? वो टॉपिक अगर आपने उसको कॉम्प्रिहेंसिवली वहीं उसी दिन पूरा ख़त्म कर दिया है तो। ठीक है? अब वो पूरा ख़त्म करने के लिए होता है कि न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें नहीं होती हैं। न्यूज़पेपर आपको इश्यूज़ देता है, आपको थीम्स देता है, आपको आइडिया देता है। फिर आपको कुछ चीज़ों को गूगल करना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे सर्च करना है कि हाँ, एनटीसीए क्या है? तो मैंने सर्च किया कि एनटीसीए, आगे सफिक्स लगाया यूपीएससी और सर्च किया। तो उससे रिलेवेंट, यूपीएससी से रिलेवेंट जो-जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, वो सारी मिल जाएगी मुझे। ठीक है? तो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड विथ न्यूज़पेपर। हाँ, लगेगा 3, 4, 5 महीने लगेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली करोगे, बट उसके बाद जो न्यूज़ आती रहेंगी वो सारी आपने कहीं न कहीं कवर कर रखी होंगी, तो फिर आगे जाके न्यूज़पेपर कवर करना इट्स वेरी ईज़ी, लाइक आधा घंटा ही लगेगा फिर आपको, है ना? 40 मिनट लगेंगे इस टाइप से। आई होप दिस हैज़ बीन एड्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए रिवीजन करते हुए? देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, देखिए आप, मैं कोई एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आर्टिकल 19, ठीक है? तब मुझे आर्टिकल 19 पे बनाना है कुछ, ठीक है? अब जैसे शॉर्ट नोट्स जब बना रहे हैं, तो होता क्या है, कई बार एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें उसकी लिख देते हैं शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि कीवर्ड्स को लिखना है। उस कीवर्ड को देखते ही आपको पूरा पूरा सब समझ में आ जाना चाहिए, क्या है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे होते हैं ना कि कीवर्ड लिखा उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी वहीं पे लिख रहे होते हैं। तो बहुत शॉर्ट और बहुत क्रिस्प, सिर्फ़ काम-काम की चीज़ें लिखनी होती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ईज़िली याद कर लेते हो, उनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बार-बार भूल जा रहे हैं या डिफ़िकल्ट है याद करने में, तो वो चीज़ें वहाँ पे रहें। जो चीज़ें ईज़िली अंडरस्टैंडेबल है उसको आप हटा सकते हैं अपने शॉर्ट नोट से, वहाँ रखें ही ना, क्योंकि वो आपको पता है। जैसे ही आप वो सुनोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन पता है अपने दिमाग में। बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप भूल जाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें, डिफ़िकल्ट चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं आप और शॉर्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल 19 जैसे मैंने बोला, तो हाँ, आर्टिकल 19 क्या बोलता है, क्या सब क्लॉज़ेज़ है उसके अंदर, ठीक है? किसमें कौन-कौन से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है? क्या ये सिटिज़न्स को मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है? फ़ॉरेनर्स को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये बहुत छोटा-छोटा कीवर्ड्स में होना चाहिए कि आर्टिकल 19 से रिलेटेड कोई 1 आध 2 को केसेज़ आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो कई बार होता है कि हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अलग नोट्स बना रहे होते हैं, मेंस के पर्सपेक्टिव से अलग नोट्स बना रहे होते हैं, ठीक है? कई बार हम मिक्स करके बना रहे होते हैं, ये तो इंडिविजुअली कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उसको रिवीज़न करते वक़्त कौन-सी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर्ड रहती हैं। तो अल्टीमेटली शॉर्ट नोट्स में कीवर्ड्स होने चाहिए, बहुत शॉर्ट चीज़ें होनी चाहिए और इर्रेलेवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो ऑब्वियस है, जो हमें पता ही है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर बस इस पे मैं 2 लाइन और बोलूंगा प्लीज। ये सर। देखिए स्टूडेंट, आप जो है ना पहले अपने जो भी आपके नोट्स है ना उसका रिवीजन कीजिए। जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि सिर्फ कौन सी चीज है जो आपको शॉर्ट नोट्स में लेकर आनी है। तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बनाना चाहोगे ना, वो इटसेल्फ बहुत लेंदी और कॉम्प्लेक्स नोट्स हो जाएंगे। तो पहले जो अपने नोट्स हैं उसका कई बार रिवीजन कीजिए, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको शॉर्ट नोट में याद रखने हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर, मेरा और एक सवाल है, जो हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं वो एनफ है या डीडी बासु भी साथ में हमें पढ़नी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आई गेस कि काफी लोगों के मन में भी रहता होगा ये सवाल। देखिए लक्ष्मीकांत इज, आई वुड से कि प्रीलिम्स के लिए काफी हद तक, मतलब काफी हद तक, नॉट एंटायरली, कोई भी देखिए कोई भी बुक्स जो होती है स्टैंडर्ड बुक्स, दे आर नॉट कंप्लीटली सफिशिएंट फॉर यूपीएससी। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए मन में। दूसरी चीज की लक्ष्मीकांत प्रीलिम्स के लिए काफी हद तक ओके है, बट जब मेंस की बातें आती है तो वो काफी हद तक, मतलब कुछ कुछ चीजें उसमें दे रखी है, ठीक है, जैसे कि मेंस की चीजें होती है क्रिटिसिज्म, ठीक है, रिकमेंडेशन, सजेशंस, ये सारी चीजें दे रखी है कुछ कुछ चीज़ों, बट कुछ कुछ चीज़ों वहाँ पे बिल्कुल फेल हो जाती है। तो यस, पॉलिटी प्रीलिम्स के लिए मोर और लेस नियर नियर टू ओके ओके, बट मेंस के लिए जब बात आती है तो वी हैव टू रेफर डिफरेंट सोर्सेज। और उसके लिए ये कि सिलेबस की आप थीम्स को पकड़ें, फिर आप पीवाईक्यूज की थीम्स को पकड़ें। कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई लक्ष्मीकांत में तो वी हैव टू डू रेफर टू डिफरेंट सोर्सेज। टीडी बासु थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसीलिए लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, नहीं तो डीडी बासु बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती। हाँ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के अंदर की क्वेश्चंस कई बार आते हैं आपके प्रीलिम्स में कि इज दिस मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, ठीक है, वो नीचे दे देगा। तो वो चीज़ हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो बट एक्ट में दे रखी हो, बट क्वेश्चन पूछ लेगा वैसे। तो कई बार हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिखा हुआ है उसको हम रेफर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इलेक्शन से ही रिलेटेड कोई बात हो तो कुछ चीज़ें आरपीए एक्ट में दे रखी है बट पूछ लेगा ऐसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और आई होप कि मैंने चीज़ों को सही से एड्रेस कर दिया। एनी वुड लाइक टू ऐड सर, रिजवान सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? देखिए पॉलिटी के लिए जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो लक्ष्मीकांत देव सर ने ऑलरेडी बता दिया है। इसको अगर आप लैंग्वेज को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, उस पर कमांड बनाना चाहते हैं तो 6 to 12 एनसीईआरटी पॉलिटी की आपको मस्ट है। 6 to 12 एनसीईआरटी वो आपके जैसे मेंस आंसर राइटिंग के लिए या एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आपको एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत प्लस तीसरी चीज न्यूज़पेपर। इसके अलावा आप डीडी बासु अ, या और भी कई सारी किताबें हैं, आपको उनकी हेलो। जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिर्फ पहले लक्ष्मीकांत फिर एनसीईआरटी, बल्कि मैं कहूँगा अगर आपने अभी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी है तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 6 to 12 बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज में है। तो और पढ़िएगा इस तरह 6, 8th, 10th, 12th, 7th, 9th एंड 11th, इस तरह से मतलब आप सीक्वेंस में पढ़ सकती हैं। और म, पहले एनसीईआरटी, दूसरे नंबर पर आप लक्ष्मीकांत अगर नहीं स्टार्ट की है तो, एंड तीसरे नंबर पर जो न्यूज़पेपर जैसे सर ने बताया कि थीम आएगी, थीम का ब्रॉड, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंटरनेट का भी यूज कर सकती हैं। थैंक यू। हाँ, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मिल जाएगा कि इन द लाइट ऑफ रीसेंट जजमेंट राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस टाइप की, या इन द लाइट ऑफ रीसेंट जजमेंट। तो लाइट ऑफ रीसेंट जजमेंट दिस इज समथिंग विच वी हैव टू कवर फ्रॉम करंट अफेयर, और करंट अफेयर के बहुत सारे सोर्सेज हैं इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ, दो लोग बोल रहे हैं, एक बोले ये अमिता इस टाइप से जो हैंडल है टेलीग्राम पे, अब प्लीज।
सर एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री उसको कैसे टैकल करें, क्योंकि मतलब जो टर्म होते हैं कभी कभी वो पता नहीं चलता कि बुक में कहाँ है, और रिवाइज करने में भी दिक्कत होती है, तो उसे कैसे टैकल करा जा सकता है? पहली चीज आप मुझे ये बताइए, क्या मिडाइवल हिस्ट्री GS1 मेंस का पार्ट है क्या? अच्छा, GS1 मेंस के पार्ट में अगर मैं बात करूँ तो एंशंट और मिडाइवल में कौन सा पोर्शन है जो सिलेबस में मेंशन्ड है? आर्ट एंड कल्चर। अच्छा, क्या मिडाइवल एग्जैक्ट वर्ड कहीं यूज हुआ है? नहीं। ठीक है, तो मतलब आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से आप मेंस में जब जाएंगे तो ऐसे बोलता है वो कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से, सोशो रिलीजियस लाइफ और इन सब के पर्सपेक्टिव से जब आप देखोगे चीज़ों को तो उसमें एंशियंट और मिडाइवल को मेंस के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे वो पढ़ना है। और जब बात होती है प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में यस, एंशियंट और मिडाइवल, ठीक है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करेंगे आप तो मिडाइवल से कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता है, बिल्कुल ठीक है, बट एंशियंट से पूछ लेता ही है। ठीक है, तो अब ये जो सोर्सेस वाली बात है ये अभी रिजवान सर ने रिपीट किया था, तो मैं चाहूँगा रिजवान सर ही वापस इसको एड्रेस करें। परमिता, यस सर। देखिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है ना, पहले तो जो एनसीईआरटी है आपकी सर सर बेसिक। एंशियंट और मिडाइवल का क्वेश्चन था सर। अच्छा, ओके, एंशियंट मिडिवल के लिए, उसके लिए भी जैसे अभी जो बच्चों की कुछ डाउट होते हैं कि हम न्यू या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें, तो उसके लिए भी जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है आप उसी को रेफर कर सकती हैं। ठीक। अब सर मैं जरा इनका क्वेश्चन ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ कि सर एक्चुअली ये पूछना चाह रहे थे कि एंशियंट और मिडाइवल को कैसे, मतलब कहाँ से और कैसे क्या कवर करना है। जी, अ, देखिए आप एंशंट हिस्ट्री के लिए आप आर एस शर्मा जो बुक है आपकी एनसीईआरटी, आप उसको फॉलो कीजिए। वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगी, तो उससे पहले आप तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की किताब है 11th एंड 12th की, जो कि आपके एंशंट से लेकर मॉडर्न तक है। तो आप मॉडर्न वाले पार्ट को छोड़ सकते हैं, दो पार्ट में वो बुक डिवाइडेड है, पार्ट वन पार्ट टू। तो उसका आप पार्ट वन ले सकती हैं जिसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडाइवल हिस्ट्री है। वहां से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। उसके बाद आप जो एनसीईआरटी है आर एस शर्मा, आप उसको फॉलो कीजिए। और उसमें जो जो टर्म्स दिए हैं, खास करके जो है ना एंशियंट हिस्ट्री में भी हमें ये देखना है कि आखिर वो पूछता कहाँ से है ज्यादातर। बुद्धिज्म, जैनिज्म और आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। और एक लास्ट में चैप्टर आता है, दो चैप्टर हैं, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशियंट एंड एक है जो फिलोसफीज है हमारी रिलीजियस फिलोसफी। तो आपको उसमें भी जैसे हमें कोई भी चीज पढ़नी है, सिलेबस पता हो, पीवाईक्यू हमारे देखे हो कि आखिर वो किस चीज पर ज्यादा रिपीट कर रहा है। तो एंशंट हिस्ट्री में ऐसे टाइम लगाएंगे आप बहुत ज्यादा, जैसे बच्चे एक एक महीना भी पढ़ लेते हैं, उतना टाइम नहीं। आप तमिलनाडु बोर्ड की किताब पढ़िए, दूसरे नंबर पर एनसीईआरटी आर एस शर्मा उसको पढ़िए और पीवाईक्यू देखिए साथ में। बस मैं अभी, और मिडियाबल भी आप अगर चाहें तो तमिलनाडु बोर्ड से ही कंप्लीट कीजिए, उसके लिए एनसीईआरटी भी नहीं पढ़िएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में। तो तमिलनाडु बोर्ड प्लस एंशंट के लिए एनसीईआरटी, बस आप इतना कीजिए अभी। कैंडिडेट खुर्शीद कुछ बोलना चाह रहे थे। सर इकोनॉमिक्स को कैसे तैयार करें, और इकोनॉमिक्स में ऐसे कुछ मेजर एरियाज जहाँ से क्वेश्चन आते हों? इकोनॉमिक्स में जब आप देखोगे तो एक चीज़ है कि अगर आप प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जब चीज़ें देखते हो तो आपको पता है कि एक तो इकोनॉमिक्स से कंसेप्ट होते हैं और एक होता है इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर। ठीक है, तो आप जब देखोगे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में तो वो चीज़ स्टैटिक होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्फ्लेशन के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज या फिजिकल पॉलिसीज कैसे रिएक्ट करती हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं। ठीक है, फिर मनी बैंकिंग, मतलब इस टाइप के कुछ स्टैटिक कंसेप्ट्स हैं
जिन पे क्वेश्चन आते हैं, और उनको गलत करना मतलब ये बहुत ब्लंडर होता है प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि वो चीज़ें कंसेप्चुअल होती है और वो चीज़ें इजीली हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ दूसरी, फिर करंट अफेयर से आप चीज़ों को करते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो वो करंट अफेयर के बहुत सारे सोर्सेज है जो बता दिए गए कई बार। ठीक है, फिर रही बात मेंस की, तो मेंस में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से बहुत मैंशनड है, इकोनॉमिक्स का बहुत डिटेल सिलेबस मैंशनड है, तो उन सिलेबस के टॉपिक वाइज को आप करते जाएं। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारे लोग, कुछ लोग रमेश सिंह रेफर करते हैं, कुछ लोग इधर उधर इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करते हैं, और कुछ लोग कहीं पे आप जब गवर्नमेंट बजटिंग एक आपका टॉपिक है GS3 के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, तो गवर्नमेंट बजटिंग ये आप गूगल करके भी देखोगे तो भी चीज़ें हो जाएगी जो रिलेवेंट है। अब PYQs को आप देखो कि PYQs में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक टॉपिक है आपका, शिप, पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप जब सिलेबस को देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, ठीक है, और फिर जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको करिए, करंट अफेयर को करिए इकोनॉमिक्स में। और ऐसे जब करेंगे आप, भले ही आप सोर्स कोई सा भी रखे, रमेश सिंह जैसी मोटी किताब रखे, या कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल रखे, या खुद गूगल करके सारी चीज़ों को पढ़े, या किसी कोचिंग में ज्वाइन करके पढ़े, या जहाँ से भी पढ़े, आप ये चीज़ें देखिए कि आप रिलेवेंट चीज़ों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक आपको गाइड करेगा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट। हेलो, गवर्नेंस पे किस किस सोर्सेज पे ज्यादा रिलाई किया जाए, मतलब जाए बेसिकली जैसे लोग सेकंड ARC रिपोर्ट बोलते हैं ऑल। ठीक है, तो देखिए गवर्नेंस का जब आप सिलेबस देखोगे आप, तो सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड है आप बता सकते हैं गवर्नेंस के सिलेबस में? यस सर, आई एम टेलिंग। जी बताइए। मतलब एक तो चीज़ ये दिख रही है कि आपको सिलेबस नहीं पता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस बोलेगा, ट्रांसपेरेंसी बोलेगा, अकाउंटेबिलिटी बोलेगा, फिर गवर्नेंस बोलेगा, उसके एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, सिटीजन चार्टर बोलेगा। ठीक है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज बोलेगा, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर मेजर्स, ये सारी चीज़ें बोलेगा। तो गवर्नेंस के लिए ये है कि सेकेंड ARC रिपोर्ट को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ये जो 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 मैंने जो शब्द बोले हैं आपको, ठीक है, कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मॉडल्स, ठीक है, सिटीजन चार्टर, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये कहीं ना कहीं उन उन सब पे एक एक चैप्टर दे रखा है उन्होंने। ठीक है, तो कहीं भी सेकेंड ARC की समरी मिलती है तो उसमें क्या है ना, काम काम की चीज़ है कि हाँ उस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, सेकेंड ARC की रिकमेंडेशन ये थी उस चीज़ पे, ये पता होना चाहिए, ये सब वैल्यू एडिशन है। बट ये चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाउ, लाइक व्हाट इज गवर्नेंस, एप्लीकेशन क्या है गवर्नेंस से, हाउ गवर्नेंस से आपकी जो गवर्नेंस लास्ट माइल तक रीच हो रही है उसकी, ठीक है, कैसे ये बेटर करता है गवर्नेंस मॉडल को। तो ये सारी चीज़ें आप या तो गूगल कर सकते हैं या किसी भी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप गवर्नेंस को कर सकते हैं। सेकेंड ARC, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू कोट सेकेंड ARC इन योर क्वेश्चंस विद एग्जैक्ट चैप्टर जो है रिपोर्ट और उसकी कुछ रिकमेंडेशन, सो इट गिव्स यू गुड मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए टॉपिक कैसे कवर करें, क्योंकि वो मेंस के लिए उसका सिलेबस दिया होता है और प्रीलिम्स में भी वो सवाल पूछता है सर UPSC, तो टैकल कैसा करें? ठीक है, तो IR का सिलेबस क्या है ये बताइए। सर इंडिया नेबरहुड रिलेशनशिप, और ऐसे टॉपिक्स जो मेंस के, मगर वो प्रीलिम्स में UPSC इसके सवाल पूछता है सर, तो वो टैकल कैसा करें? प्रीलिम्स बोल रहे हैं या मेंस बोल रहे हैं? प्रीलिम्स में ही पूछता है ना सर UPSC IR से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ हाँ, मेंस में भी पूछता है। हाँ, तो जी सर। प्रीलिम्स में पूछता है तो IR पे जैसे किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मीटिंग हुई, कोई जैसे अब आपसे पूछ लिया, क्वाड पे पूछ लिया, ठीक है, कोई डिफेंस डील हो रही है इंडिया US के बीच में, कोई मान लीजिए ड्रोन है ऐसा फेमस जो इंडिया से एक्वायर कर रहा है, इस टाइप की चीज़ें। फिर कोई सबमिट हुई है, ठीक है, तो सारी सबमिट वो, जैसे मान लीजिए अब सार्क है ना, ये ब्रिक्स है, G20 है, G20 अभी हुआ आपके यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ G20 कब फॉर्म हुआ है, G20 में कितने नेशंस हैं, ठीक है, G20 में कुछ एडिशन हुआ है क्या, G20 में रिसेंटली कोई डिक्लेरेशन हुआ क्या यहाँ पे,
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ये मेंस में पूछा होता कि हाँ मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो एक थोड़ा समझता मैं। इस सब को आप पीवाईक्यूज को देखो, आपको तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल। आप देखोगे पीवाईक्यूज का, आपको समझ में आ जाएगा। करंट अफेयर से ही कवर होगा ये, ठीक है। और कुछ स्टैटिक चीज़ें भी होती है। जब करंट अफेयर कवर होता है, मान लीजिए G20 अगर कवर हो रहा है, तो वो बताएगा। कोई भी, अगर आप ढंग की मंथली मैगजीन देख रहे होंगे या फिर आप न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, आप सर्च करोगे तो चीज़ों का आपको पता लगेगी, हाँ कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, इनका मैंडेट क्या है, कितने नेशंस हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, और चीज़ें, ये लोग क्या करते हैं, ये सब कुछ तो ये नॉर्मल पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एथिक्स को कैसे प्रिपेयर करें? हैज़ बीन ऑलरेडी एड्रेस्ड। आप लेट आए हैं तो ठीक है, टाइम पे ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस कि 10-5 हो रहा है। वील डिस्क्लोज विथ, मतलब वील क्लोज विथ लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, एनीवन? Yeah, sir, when we go through the current affairs and while covering any article from newspaper and reading that newspaper or covering any article from genuine resources, when we come and note that there is a new term that we have encountered, suppose as you said that monetary policies or repo rate or the terms that we didn't know and related to economics or any related to syllabus and that term we didn't know, so that time how to cover that article, because suppose sir in my case my economy I is not that much good, so when I encountered some new term from economy, that time that article is not very relevant for me, I could not understand that complete article, so this is the problem I face, sir. ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि जैसे आपने इकोनॉमी पढ़ी ही नहीं, कोई बिगनर है, अभी इकोनॉमी स्टार्ट ही नहीं की है, या फिर इकोनॉमी अभी चल रही है, अभी वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत नहीं याद आ रहा है, या जो भी चीज़ है। तो आपको जब ये कोई भी आर्टिकल या कोई भी न्यूज़ या कहीं से भी आपको जब नई नई टर्म्स पता लग रही है कि हाँ रेपो रेट क्या है, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस ये इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, जीडीपी क्या चीज़ है, ये सब नई नई टर्म्स दिखेंगे आपको जब इकोनॉमिक्स से आप आर्टिकल पढ़ोगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये होना चाहिए कि ठीक है, राइट नाउ यू आर इन नॉट अ पोजिशन टू राइट वेरी शॉर्ट नोट्स और क्रक्स मेंस के हिसाब से उसका लिखने के, बट विथ योर क्यूरियोसिटी, योर इंक्वायरेटिव माइंड के साथ आप जाएं, गूगल करें हर एक चीज़ को, ठीक है। कैसे करेंगे आप गूगल? कि जैसे मान लीजिए कि जीडीपी, तो जीडीपी लिखें आप गूगल पे जाके, और फिर आगे यूपीएससी लगाएं, फिर उसको सर्च करें, तो रिलेवेंट साइट्स आएंगी जो आपको बताएंगे कि हाँ जीडीपी का मतलब ये होता है, ऐसे निकाली जाती है, इतने टाइप्स ऑफ फार्मूलाज है जिसके थ्रू हम जीडीपी निकाल सकते हैं। फिर वहाँ पे पता लगेगा कि कुछ जीएनपी भी कुछ होता है, तो जीएनपी क्या चीज़ है, तो दैट्स हाउ, मतलब अब स्टार्टिंग में अगर आप नहीं पढ़े हैं कुछ चीज़ को और उसका करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो ऑफकोर्स यू विल फेस प्रॉब्लम। तो इट्स बेटर कि ठीक है बीच बीच में आप कुछ कुछ गूगल करते रहे, बट जैसे जैसे आप इकॉनमी जब आपकी कवर हो जाएगी, जब आपको ये सारी बेसिक स्टैटिक चीज़ पता होगी इकॉनमी की, और जब आप उस आर्टिकल को, इस टाइप के आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो नाउ यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू रिलेट एंड अंडरस्टैंड द होल पर्सपेक्टिव। ओके, Sir, हाँ आनंद पूछिए, लास्ट क्वेश्चन आनंद के साथ। so did you address the doubt related essay? So we'll actually keep this essay doubt in the next podcast session with one of the essay expert, ठीक है।